साथियों, आप में से कई साथियों के ऊपर होम लोन है और आप बार बार कॉल करके पूछते हैं कि सर होम लोन है और अब मैं दे नहीं सकता इंस्टॉलमेंट या मुझे दिक्कत जा रही है, तो इसमें क्या कानूनी मायने होते हैं। तो जैसे कि होम लोन में जो होम लोन होता है वो एक सिक्योर्ड लोन माना जाता है। उसमें आपका जो प्रॉपर्टी है वो बैंक के पास सिक्योर्ड होती है, मतलब कि आप कह सकते हैं मॉर्गेज होती है। तो इसमें आपको होम लोन में रेगुलर इंस्टॉलमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है और अगर आप नहीं दे पाते हैं रेगुलर इंस्टॉलमेंट तो भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस लेट फीस और पेनल्टीज आपके ऊपर लग सकती है। लेकिन अगर आप रेगुलर 3 इंस्टॉलमेंट या उससे ज़्यादा इंस्टॉलमेंट अगर आप पेंडिंग रखते हैं तो बैंक को सरफेसी एक्ट 2002 के तहत ये अधिकार प्राप्त है कि वो आपके अकाउंट को एनपीए कर सकती है। अब एनपीए क्या होता है? एनपीए माने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है। तो जिनका भी अकाउंट एनपीए में जाता है बैंक उनको नोटिस दे सकती है। नोटिस कौन सा देंगे? सरफेसी एक्ट के तहत बैंक सबसे पहले आपको 13(2) का नोटिस देगी। 13(2) का नोटिस देने के बाद आपको 2 महीने का समय मिलेगा और उस बीच में भी आपने आपके अकाउंट को एनपीए से पीए नहीं किया तब बैंक जो है आपको 13(4) का नोटिस देती है। और एक बार बैंक ने 13(4) का नोटिस दे दिया, 13(2) का नोटिस दे दिया, तो दोनों नोटिस जो है बैंक डीएम के पास, आपके जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास ले जाती है और कहती है कि देखिए सर, हमने इनको 13(2) का नोटिस दिया, पहले 2 महीने का समय दिया, फिर 13(4) का नोटिस दिया, फिर भी हमने 1 महीने का समय दिया, इसके बावजूद भी इन्होंने अपने अकाउंट को एनपीए नहीं किया है, तो हमें आप प्रॉपर्टी सीज करने का, कुर्की करने का, जब्ती करने का आदेश दीजिए। तो डीएम वो दोनों नोटिस देखता है और अकॉर्डिंग टू सरफेसी एक्ट 2002 के तहत आपकी प्रॉपर्टी को जब्ती करने के लिए, सीज करने के लिए, कुर्की करने के लिए आदेश जारी करता है। अब आपको, आपके पास अगर कोई डीएम का लेटर आता है या डीएम का ऑर्डर आता है, पोजीशन का नोटिस आता है, तो आपको घबराने की चिंता जरूरी नहीं है। उसमें कई साथी उसमें परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले आपको बैंक से बात करनी है और हो सकता है तो आपका अकाउंट को एनपीए से पीए करके रेगुलर पे करते रहना है। अगर बैंक अलाउ नहीं करती है या आपको कोई दिक्कत देता है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्टे ऑर्डर आप ला सकते हैं। स्टे ऑर्डर जो है आपको डीआरटी कोर्ट से मिलता है। डेप्थ रिकवरी का एक कोर्ट होता है जो हर रीजन में होता है और उस रीजन के जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर डीआरटी का कोर्ट होता है अलग से। वहाँ जा कर के आप स्टे ले सकते हैं। डीआरटी के जो एडवोकेट हैं उनके साथ आप बात कर सकते हैं या इसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं आपको, उस नंबर पर भी आप बात कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं क्योंकि बात तो होगी नहीं, काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स होते हैं, तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। तो हमारे तरफ से प्रयास करेंगे कि आपको आपकी मदद की जाए, आपको इस दलदल से बाहर निकाला जाए जितने भी हमसे मदद होगी। अब इसमें आप केवीएट भी फाइल कर सकते हैं डीसी के पास, ताकि जब भी डीसी स्टे के लिए ऑर्डर देगा उससे पहले आपका पक्ष सुना जाएगा, आपकी बात सुनी जाएगी। अगर डीएम को लगता है कि आप जो कह रहे हो वो सच है और आप जेन्युइनली प्रॉब्लम में हैं, तो अगर डीएम को लग रहा है तो बिल्कुल वो थोड़ा टाइम भी दे सकते हैं और आपका जो प्रॉपर्टी सीज का जो नोटिस है वो थोड़ा लेट भी निकाल सकते हैं। तो आपको किसी भी बात के लिए डरना नहीं है। ये सब होने के बाद भी आपको, जब आप स्टे लेने के लिए कोर्ट में जाते हैं तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले आप जब कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको 15 से 20% अमाउंट जो है वो स्टे लेने के लिए देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको स्टे मिलेगा। कईयों को लगता है कि हम कोर्ट में चले जाएंगे, स्टे हमें वहाँ पे कुछ अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं, तो ऐसा नहीं है। 15 से 20% मैक्सिमम जो है वो आपको वहाँ देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको स्टे मिलेगा। तो हम चाहते हैं, हमने इससे पहले भी गवर्नमेंट को भी डेलीगेशन दिया है कि किसी व्यक्ति के पास 15 से 20% अमाउंट होता तो स्टे लेने के लिए क्यों जाता कोर्ट में, है ना। कोर्ट में जाएगा तो उसे बैंक एडवोकेट को भी फीस देनी पड़ेगी, है ना, वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा उसकी भी फीस देनी पड़ेगी, बाकी डॉक्यूमेंटेशन का भी चार्ज लगेगा। उससे अच्छा वो डायरेक्ट बैंक को दे करके अपने अकाउंट को ही रेगुलर ना कर ले। लेकिन सरफेसी एक्ट में यही है कि उसमें उसे स्टे लेना पड़ेगा कोर्ट में जाकर के। डीआरटी में कोर्ट में जाएगा तो जज तभी उसे टाइम देगा, कुर्की उसकी प्रॉपर्टी रुक सकती है जब वो 15 से 20% जो आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है वो वहाँ पे करेगा। तो हम चाहते हैं कि इसमें सुधार हो ताकि आम जनता का जो प्रॉपर्टी है, घर है, मकान जायदाद है, वो सीज होने से रुके, है ना, वो जब्ती होने से रुके। तो हमारा ये भी प्रयास है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका कुछ अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकाला जाए ताकि
आप सभी के जो घर प्रॉपर्टी जायदाद है वो कुर्की होने से बचे। फिर भी इस तरह से हो रहा है तो आपको किसी अच्छे एडवोकेट से संपर्क करना है, बात करनी है, और हमारे तरफ से जो भी हम आपकी मदद कर सकते हैं वो हम मदद करने के लिए तैयार है। आप ऑफिस में आके मिल सकते हैं या आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, है ना। हमारे तरफ से हमारे पास आपके लिए दरवाजे जो है वो हमेशा खुले हैं। हम प्रयास करेंगे आपकी हर संभव मदद करने का, लेकिन कर्ज के कारण आपको डरना नहीं है और कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। मैं और भी आपको कोई लीगल जानकारी चाहिए या इसके अलावा आपको कोई भी इशू आ रहा है, होम लोन के संदर्भ में हो, व्हीकल लोन के संदर्भ में हो, क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में हो, पर्सनल लोन के संदर्भ में हो, गोल्ड लोन हो, आपका एजुकेशन लोन हो, या किसी भी प्रकार का लोन हो, ये उसमें कोई लीगल डिफिकल्टीज आ रही है, आपको नोटिस का जवाब देना है या कोई भी इश्यूज आ रहा है, तो बिल्कुल आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, अपनी समस्या विस्तृत में लिख सकते हैं, है ना। तो हम प्रयास करेंगे आपकी हर समस्या, जो समस्या है उसका समाधान देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।